नमस्कार फ्रेंड्स आइए समझते हैं कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन इस फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, किस प्रकार से इनको संयोजित करते हैं। ये प्रतिरोध यहाँ पर है R1, R2, R3, ये तीन प्रतिरोध यहाँ पर लिए गए हैं और इनको संयोजित किया गया है। तो दोस्तों पहले ये समझ लीजिए कि इनको जोड़ते किस प्रकार से हैं। यहाँ पर तीन प्रतिरोध लिए गए R1, R2, R3। क्या करते हैं कि तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को बिंदु A से जोड़ देते हैं, मतलब एक ही बिंदु से जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे जो हैं उन सिरों को बिंदु B से जोड़ देते हैं। पहले सिरे को बिंदु A से और दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ देते हैं। अब ये इस प्रकार से संयोजित हो जाते हैं। यही दोस्तों समांतर क्रम संयोजन होता है। अब पहले हम इसमें ये समझ लें कि इसमें निश्चित क्या होता है और अनिश्चित क्या होता है। दोस्तों ये जुड़े प्रतिरोधों को बैटरी के प्लस पॉइंट A से जोड़ देते हैं और इधर बिंदु B को बैटरी के माइनस पॉइंट से जोड़ देते हैं। यहाँ पर बीच में कुंजी लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए कि इस बैटरी से I धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा अगर एक सीधी लाइन पर कहीं जाती है तो धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, वो परमानेंट वही बना रहता है। परंतु जब एक लाइन से दो तीन मार्ग फूट जाते हैं तो फिर क्या होता है, धारा परिवर्तित होती है। अलग अलग मार्ग पर अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ से धारा तो I प्रवाहित होती है, परंतु यहाँ पर तीन मार्ग बन गए और ये धारा क्या हो गई, पहले मार्ग पर I1, दूसरे मार्ग पर I2 और तीसरे मार्ग पर I3। इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है और प्रवाह के बाद यहाँ I1 आती है और यहाँ पर I2 आती है और इस R3 प्रतिरोध से I3 धारा आती है और तीनों धाराएं फिर जुड़ जाती हैं। तो फिर क्या हो जाती है, फिर वही धारा बन जाती है I और इस प्रकार से प्रवाहित होकर वापस लौट आती है। अब दोस्तों यहाँ पर धारा अनिश्चित होती है। प्रत्येक प्रतिरोध पर जो है वो धारा अनिश्चित होती है, पर विभव निश्चित होता है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सदैव निश्चित होता है, अर्थात तो इसमें प्रतिरोध R1 में विभव V और प्रतिरोध R2 में विभव V और प्रतिरोध R3 में भी विभव V प्रवाहित होगा। इस प्रकार से और भी अगर प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो विभवांतर निश्चित रहेगा, V ही प्रवाहित होगा, परंतु धाराएं और बट जाएंगी। जिस प्रकार से I1, I2, I3 अगर और लेते हैं तो I4, I5 इस तरह से धारा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों इसका समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहले इसमें कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माना तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 हैं, जिन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। किस प्रकार से संयोजित किया गया है, तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 के प्रथम सिरे को बिंदु A से और इन तीनों प्रतिरोधों के द्वितीय सिरे को बिंदु B से जोड़ देते हैं। अब इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रतिरोध R1 पर I1 और प्रतिरोध R2 पर I2 और प्रतिरोध R3 पर I3 प्रवाहित होती है। बाद में धारा सम्मिलित होकर फिर I हो जाती है। इन तीनों प्रतिरोधों पर विभवांतर निश्चित होता है।
इसलिए इन तीनों प्रतिरोधों पर जो विभव प्रवाहित होता है वो V होता है। अब दोस्तों यहां से धारा I प्रवाहित होती है, तो अब यहां पर मानते हैं कि तीनों प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, R होता है। परिणामी प्रतिरोधों इक्वल R, और धारा, टोटल धारा जो कुल धारा होती है वो I है, और विभव जो है वो कुल विभव है वो V है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर धारा I प्रवाहित हुई है और ये 3 भागों में बटी हुई है, तो I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं कि अलग अलग प्रतिरोधों के लिए धाराओं के मान निकाल लेते हैं, तो I1 इक्वल V अपान R1 होता है, और I2 इक्वल V अपान R2 होता है, और I3 इक्वल V अपान R3 इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब क्या करते हैं, इन तीनों धाराओं के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं I1, I2 व I3 के मान समीकरण 1 में और रखने पर यहाँ पर रखते हैं I इज इक्वल V अपान R1, और I2 इक्वल दिया हुआ है V अपान R2, I3 इक्वल V अपान R3, तो V अपान R3 यहाँ पर हो गया, क्या हुआ, I इक्वल V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों पदों में V जो है वो समान है, तो इसको क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो I इक्वल V कॉमन लिया गया, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 ये प्राप्त हुआ। अब इस V को क्या करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में अपान में ले आते हैं, बटे में ले आते हैं, तो I अपान V इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और दोस्तों हमें पता है ओम के नियमानुसार क्या होता है, I अपान V अपान I इक्वल R होता है, तो I अपान V इक्वल क्या होगा, 1 अपान R होगा। तो यहाँ पर रखते हैं I अपान V इक्वल 1 अपान R, तो 1 अपान R इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यही दोस्तों समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध है। और ये किस प्रकार से प्राप्त होता है, अर्थात समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों मतलब उल्टा व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये एक परिभाषा प्राप्त हो जाती है। लास्ट में ये परिभाषा क्या प्राप्त होती है कि जितने भी प्रतिरोध जोड़े गए हैं समांतर क्रम में, उन सभी प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये का व्युत्क्रम है 1 अपान R इक्वल जो होता है उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।